हाँ, अमेरिका के S&P 500 इंडेक्स को ना, मतलब निवेश की दुनिया का सबसे सुरक्षित और मजबूत किला माना जाता है। बिल्कुल, सबसे सुरक्षित। हाँ, हर कोई यही सलाह देता है कि लंबी अवधि के लिए इंडेक्स फंड में पैसा लगाओ और बस भूल जाओ। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि 1998 से लेकर 2013 तक, यानी पूरे 15 सालों तक, इस सबसे मजबूत बाजार ने निवेशकों को लगभग शून्य रिटर्न दिया। 15 साल। हाँ, सुनने में अजीब लगता है पर सच है। और भारत की बात करें तो 92 से लेकर 2002 तक एक पूरे दशक के लिए भारतीय शेयर बाजार बिल्कुल सपाट रहा था। फिर भी एक आम धारणा बनी हुई है कि बाजार में पैसा लगाने का मतलब है हर साल औसतन 12 से 15% का रिटर्न मिलना ही मिलना है। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है ना। बिल्कुल, और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम डीएसपी नेत्रा की मई 2026 रिपोर्ट के पन्नों में उतर रहे हैं। और सुनने वालों के लिए बता दूं, हमारा उद्देश्य कोई भविष्यवाणी करना नहीं है कि कल निफ्टी कहाँ खुलेगा। जी बिल्कुल नहीं। बल्कि शुद्ध डेटा के जरिए न निवेश से जुड़े उन बड़े भ्रमों को तोड़ना है जिन्हें हमने बस परम सत्य मान लिया है। हाँ, ये एकदम सही नजरिया है। देखिए, जब हम लंबी अवधि के चार्ट देखते हैं ना, तो वो एक सीधी ऊपर जाती हुई रेखा की तरह ही दिखते हैं। हाँ, एकदम सीधा पहाड़ चढ़ती हुई। बिल्कुल, लेकिन उस रेखा के बीच में जो 10-15 सालों के सूखे दौर होते हैं, वो अक्सर निवेशकों की याददाश्त से पूरी तरह गायब हो जाते हैं। डीएसपी नेत्रा रिपोर्ट की खासियत यही है कि ये बाजार को भावनाओं के चश्मे से नहीं, डेटा के चश्मे से देखती है। एकदम सही। ये हमें बताती है कि अर्थव्यवस्था और बाजार इस समय अपने चक्र या साइकिल, जिसे हम कहते हैं, उसके किस मुकाम पर खड़े हैं। और जब हमें यह पता होता है कि हम खड़े कहाँ हैं, तो भविष्य के जोखिम खुद ब खुद साफ दिखने लगते हैं। तो इस सफर की शुरुआत सबसे बुनियादी और लोकप्रिय निवेश टूल से करते हैं, यानी अपना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। हाँ, हर घर का पसंदीदा टूल। बिल्कुल। निवेश के दिग्गज बेंजामिन ग्राहम ने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के बारे में कहा था कि इससे बेहतर कोई फॉर्मूला आज तक नहीं खोजा गया। SIP असल में निवेश की दुनिया में इंसान की अपनी भावनाओं के खिलाफ एक वैक्सीन की तरह काम करता है। हाँ, खासकर डर और लालच के खिलाफ। सही कहा। लेकिन यहाँ एक बहुत वाजिब सवाल उठता है। पिछले 18 से 24 महीनों के रिटर्न उठा के देखें ना, तो SIP के रिटर्न काफी हद तक सपाट रहे हैं। काफी फ्लैट रहे हैं। तो अगर कोई निवेशक इस वक्त इस पूरे मॉडल पे ही सवाल उठा रहा है कि यार पैसा तो बन नहीं रहा, तो क्या उसे गलत कहा जा सकता है? देखिए, भावनात्मक रूप से वो निवेशक बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अगर हम डेटा के नजरिए से देखें तो तस्वीर पूरी तरह अलग है। वो कैसे? 18 या 24 महीने बाजार के चक्र में एक बहुत ही छोटी अवधि होती है। रिपोर्ट में 30 साल के ग्लोबल और भारतीय डेटा का एक बहुत गहरा विश्लेषण किया गया है। 30 साल का डेटा? हाँ, और उन्होंने सिर्फ नॉमिनल रिटर्न नहीं देखे, बल्कि महंगाई दर को घटाने के बाद जो रियल रिटर्न्स बचते हैं ना, उनकी तुलना की है। ये तुलना लमसम निवेश और SIP के बीच की गई है। अच्छा, तो नतीजा क्या निकला? निष्कर्ष यह है कि दुनिया के लगभग हर बाजार में 30 वर्षों की अवधि में SIP ने लमसम निवेश के बराबर या उससे कहीं बेहतर रियल रिटर्न दिया है। मतलब जिन देशों में बाजार लंबे समय तक गिरे रहे, वहां लमसम रिटर्न नेगेटिव थे, जबकि SIP ने फिर भी पॉजिटिव परिणाम दिए। लेकिन यहाँ एक पेच है ना, 30 साल तो मतलब एक पूरी जिंदगी होती है। मैं तो कहती हूँ ज्यादातर निवेशक 5, 7 या 10 साल के नजरिए से पैसा लगाते हैं। हाँ, आमतौर पर यही होता है। तो अगर कोई उन 10 सालों में फंस गया जहां बाजार ने शून्य रिटर्न दिया, जैसा हमने शुरुआत में बात की थी, तो उस स्थिति में ये औसत रिटर्न का तर्क कैसे काम करेगा? यहीं पर रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। औसत रिटर्न कमाना इतना मुश्किल क्यों है? इसके पीछे 3 बहुत ठोस कारण बताए गए नेत्रा रिपोर्ट में। अच्छा, 3 कारण? हाँ। पहला क्या है? पहला कारण वही है जिसका जिक्र अभी हुआ, अतीत भविष्य का वादा नहीं है। मतलब हिस्ट्री इज नॉट अ प्रॉमिस। हाँ, लोग अक्सर ये भूल जाते हैं। बिल्कुल, हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर पिछले 20 सालों में 12% का रिटर्न मिला है, तो अगले 10 सालों में भी मिलेगा ही, जबकि बाजार हमेशा एक ही रफ्तार से कभी नहीं चलता। सही बात है। और दूसरा कारण? दूसरा और मैं कहूंगा सबसे महत्वपूर्ण कारण है परेटो सिद्धांत, जिसे हम 80-20 का नियम भी कहते हैं। परेटो सिद्धांत। इसको बाजार के संदर्भ में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब अगर बाजार का औसत रिटर्न 12% है, तो एक इंडेक्स फंड निवेशक को वो 12% क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि देखिए, बाजार में रिटर्न समान रूप से कभी नहीं बढ़ता। मान लीजिए पूरे शेयर बाजार में कुल 100 रुपए की संपत्ति या वेल्थ क्रिएट हुई है। ठीक है, 100 रुपए बने। अब परेटो सिद्धांत के अनुसार
इस 100 रुपए में से 80 रुपए सिर्फ 20% कंपनियां या निवेशक ही कमाते हैं। बाकी 80% के पास सिर्फ 20 रुपए जाते हैं। ओहो, मतलब सारा मुनाफा कुछ ही लोगों या कंपनियों के पास है। बिल्कुल। और अब इस नियम को एक बार और लागू करें ना, तो पता चलता है कि 64 रुपए केवल 4% लोगों के पास जाते हैं। सिर्फ 4%? ये तो बहुत डराने वाला डेटा है ना? यानी बाजार का जो भारी भरकम औसत रिटर्न हमें कागज पर दिखता है, वो असल में मुट्ठी भर कंपनियों की असाधारण सफलता का परिणाम होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई निवेशक बाजार से सिर्फ औसत रिटर्न भी निकाल पा रहा है, तो तकनीकी रूप से उसने 90% से ज्यादा निवेशकों को पछाड़ दिया है। एकदम सही पकड़ा आपने। औसत होना भी बाजार में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी से जुड़ा है हमारा तीसरा कारण, जो शायद सबसे कम समझा जाता है। वो क्या है? उसे कहते हैं एर्गोडिसिटी या फिर सीक्वेंस रिस्क। सीक्वेंस रिस्क? ये सुनने में विज्ञान का कोई जटिल शब्द लगता है। हाँ, थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन निवेश में इसका असर बहुत ही सीधा होता है। तो इस सीक्वेंस रिस्क को कैसे समझा जाए? क्योंकि कागज पर 15% का कंपाउंडिंग रिटर्न बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी में वो रिटर्न एक सीधी रेखा में तो आता नहीं है। बिल्कुल नहीं आता। इसे एक बहुत ही व्यवहारिक एनालॉजी से समझते हैं। कल्पना करें कि 2 ऊंची इमारतों के बीच एक पतली रस्सी बंधी है। ठीक है, मान लिया। अब 2 अलग-अलग स्थितियां हैं। पहली स्थिति, 50 अलग-अलग लोग उस रस्सी पर एक-एक बार चलते हैं। अगर उनमें से कोई एक अपना संतुलन खोकर नीचे गिर जाता है, तो उस पूरे समूह का नुकसान कितना हुआ? सिर्फ 2%। हाँ, बाकी 49 लोग तो अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। एकदम सही। ये स्थिति शेयर बाजार की है। बाजार में कई कंपनियां आती हैं, कुछ दिवालियां हो जाती हैं, पर बाजार समग्र रूप से चलता रहता है और झटके सह लेता है। यानी बाजार के लिए एक कंपनी का गिरना सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा है। बिल्कुल। अब दूसरी स्थिति पर आते हैं। हाँ, बताइए। दूसरी स्थिति में केवल एक ही इंसान को 50 बार उस रस्सी पर चलना है। ओहो, ये तो खतरनाक लग रहा है ना? अगर वो इंसान पहली, दूसरी या मान लीजिए 20वीं बार में भी गिर गया, तो क्या होगा? उसका सफर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो दोबारा तो उठ नहीं पाएगा। इसी को रिस्क ऑफ रूइन कहते हैं। ये एक व्यक्तिगत निवेशक की स्थिति है। मान लीजिए किसी ने अपनी सारी जमा पूंजी कोविड जैसी किसी बड़ी गिरावट से ठीक पहले बाजार में डाल दी। हाँ, और पोर्टफोलियो आधा हो गया। बिल्कुल। अचानक 40-50% गिर गया। अब अगर वो घबराकर अपना सारा पैसा निकाल लेता है, तो उसके लिए बाजार का लंबी अवधि का 15% रिटर्न कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो तो खेल से ही बाहर हो चुका है। ये एक बहुत ही एकदम स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। यानी खतरा बाजार के उतार चढ़ाव में उतना नहीं है जितना निवेशक के उस सफर के बीच में ही टूट जाने में है। एकदम सही। तो SIP असल में इसी गिरने के जोखिम को या रिस्क ऑफ रूइन को कम करता है, क्योंकि यह निवेशक को बाजार में अनुशासित रूप से बनाए रखता है। हाँ, आपको रस्सी पर धीरे धीरे चलने में मदद करता है। तो अगर SIP वो तरीका है जो आपको रस्सी पर बनाए रखता है, तो अब सवाल ये उठता है कि मौजूदा वैल्यूएशंस के हिसाब से रस्सी का कौन सा हिस्सा सबसे सुरक्षित है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज के बाजार में। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, हाल के दिनों में स्मॉल और मिड कैप्स ने शेयर बाजार में भारी तहलका मचा रखा है। हर तरफ बस इन्हीं की चर्चा है। हाँ, हर कोई वही खरीदना चाहता है। लेकिन DSP नेत्रा रिपोर्ट लार्ज कैप्स की तरफ अपना स्पष्ट झुकाव दिखा रही है। अगर मैं बाजार के इस माहौल को देखूं ना, तो स्मॉल और मिड कैप्स को खरीदना ऐसा लग रहा है जैसे किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की टिकट ब्लैक में बहुत भारी कीमत देकर खरीदी जा रही हो। डेटा भी बिल्कुल यही इशारा करता है। जब ये बाजार में किसी चीज के लिए बहुत भारी प्रीमियम चुकाया जा रहा हो ना, तो वहां गलती की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। मतलब रिस्क बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल। अगर हम निफ्टी 50 यानी लार्ज कैप्स की बात करें, तो उनका प्राइस टू बुक मल्टीपल इस वक्त अपने लंबी अवधि के औसत से नीचे आ गया है। अच्छा, औसत से भी नीचे है अभी? हाँ, और P/B यानी प्राइस टू बुक एक ऐसा पैमाना है जो कंपनी की बैलेंस शीट की ठोस संपत्तियों से जुड़ा होता है। इसे मुनाफे के मुकाबले ज्यादा स्थिर माना जाता है। लेकिन यहाँ एक तर्क ये भी तो दिया जा सकता है कि स्मॉल और मिड कैप्स बहुत तेजी से बढ़ती हुई कंपनियां हैं। लोग यही तर्क देते हैं। हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो क्या इन छोटी कंपनियों का प्रीमियम जस्टिफाइड नहीं है? उनका प्राइस टू बुक अभी किस स्तर पर है? यही तो सबसे बड़ी हैरानी है। स्मॉल कैप्स का ट्रेलिंग प्राइस टू बुक इस समय 4 गुना पर पहुंच चुका है। 4 गुना? हाँ, जबकि इसका ऐतिहासिक लंबी अवधि का औसत केवल 2.8 गुना है। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है इस रिपोर्ट में, स्मॉल और मिड कैप्स का मार्केट कैप टू GDP अनुपात। ये क्या बता रहा है? यह अनुपात इस वक्त 37% पर खड़ा है,
जबकि इसका ऐतिहासिक औसत सिर्फ 22% रहा है। 22% का औसत और मौजूदा स्तर 37%। जी। इसका तो सीधा मतलब है कि या तो अर्थव्यवस्था को रातों रात दोगुना होना पड़ेगा या फिर इन कंपनियों के शेयर की कीमतों को नीचे आना पड़ेगा। यही तो पेच है। जब कीमतें ऐतिहासिक औसतों से इतनी ज्यादा दूर निकल जाती है ना, तो वहां फ्रॉथ यानी बहुत ज्यादा झाग बन जाता है। बुलबुला बन जाता है। बिल्कुल। इस स्तर पर निवेश करने का मतलब है कि आप ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले कई सालों तक ये कंपनियां बिना किसी गलती के बस शानदार प्रदर्शन करती रहेंगी। और असल जिंदगी में ऐसा होना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। दूसरी तरफ लार्ज कैप्स में इस वक्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी मौजूद है, मतलब सुरक्षा की गुंजाइश है। उनका वैल्यूएशन ऐतिहासिक औसत के करीब है, इसलिए जोखिम के लिहाज से रिपोर्ट लार्ज कैप्स को बहुत बेहतर मान रही है। लार्ज कैप्स सस्ते हो सकते हैं, लेकिन कोई भी शेयर तभी बढ़ेगा ना जब वो कंपनी अपना सामान असल में बाजार में बेच पाएगी। एकदम सही बात है। और सामान बिकने के लिए लोगों का उसे खरीदना जरूरी है, जो हमें इस रिपोर्ट के सबसे, मैं कहूंगी, गंभीर और चिंताजनक हिस्से पर लाता है। भारत की घरेलू खपत यानी प्राइवेट कंजम्पशन। हाँ, ये इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंजन है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018 के बाद से भारत की घरेलू खपत की औसत वृद्धि दर सिर्फ 10.4% रही है, जो ऐतिहासिक रूप से सबसे धीमी रफ्तार है। स्लो लेन में चल रही है। तो क्या इस सुस्ती को देखकर हमें ये मान लेना चाहिए कि भारतीय उपभोक्ता की कहानी अब ढलान पर है? देखिए, एक दशक की सुस्ती को देखकर पूरी कहानी को खत्म मान लेना ना बहुत जल्दबाजी होगी। खपत असल में एक चक्रीय प्रक्रिया होती है, एक साइकिल होता है। अच्छा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई बहुत बड़े ढांचागत झटके सहे हैं। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर IL&FS का क्रेडिट संकट आया और फिर कोविड महामारी। इन झटकों ने खपत की रफ्तार पर बहुत गहरा असर डाला है। तो मौजूदा स्थिति में वो कौन सी चीजें हैं जो इस खपत को नीचे की तरफ खींच रही हैं? नेत्रा रिपोर्ट इसके 3 मुख्य कारण या ड्रैग्स बताती है। पहला है मजदूरी में धीमी वृद्धि, वीक वेज ग्रोथ। हाँ, बिल्कुल। महंगाई के मुकाबले लोगों की वास्तविक आय या रियल इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। दूसरा बड़ा कारण है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में लंबे समय तक रहने वाली सुस्ती, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करता है ना। एकदम सही। और तीसरा कारण है लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स का गिरना, मतलब जो श्रम आधारित निर्यात हैं वो कम हो गए हैं। जब निर्यात गिरता है तो फैक्ट्रियों में काम कम होता है और आम आदमी की जेब में पैसा कम आता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर आम आदमी की जेब में पैसा नहीं है, मजदूरी नहीं बढ़ रही है, तो फिर मॉल इतने भरे हुए क्यों हैं? प्रीमियम गाड़ियों की इतनी भारी बिक्री कैसे हो रही है? कोई ना कोई तो है जो ये सब खरीद रहा है। यही तो मौजूदा अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो चीज इस समय खपत को टिकाए हुए है ना, वो आमदनी नहीं बल्कि क्रेडिट है। मतलब उधार। जी, कर्ज। लोग अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पर्सनल लोन्स या कंज्यूमर क्रेडिट का सहारा ले रहे हैं। ओह, तो क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन पर जिंदगी चल रही है। बिल्कुल। इसके अलावा जो उच्च आय वाला वर्ग है वो प्रीमियम खपत कर रहा है, महंगी गाड़ियां बिक रही हैं, गैर तेल आयात बढ़ रहा है। लेकिन जो मास मार्केट है यानी आम जनता की बुनियादी खपत, वो अभी भी संघर्ष कर रही है। यानी जो खपत हो रही है उसकी नींव आमदनी पर नहीं बल्कि उधार पर टिकी है। हाँ, एक तरह से हवा पर टिकी है। तो इस चक्र को वापस पटरी पर लाने के लिए कौन सा ट्रिगर चाहिए हमें? इसके लिए 3 बुनियादी चीजों की जरूरत है। पहला, ब्याज दरों का कम होना ताकि कर्ज थोड़ा सस्ता हो। दूसरा, व्यापक क्रेडिट ग्रोथ। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो क्या है? लोगों के भीतर यह आत्मविश्वास आना कि भविष्य में उनकी आय बढ़ेगी, जिसे इनकम कॉन्फिडेंस कहते हैं। जब तक लोगों को अपनी नौकरी और बढ़ती आय का पक्का भरोसा नहीं होता, तब तक वे बड़े खर्चे करने से बचते ही हैं। ये बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। अब अगर घरेलू खपत अर्थव्यवस्था का ईंधन है, तो कॉर्पोरेट इंडिया वो इंजन है जो इस ईंधन से अर्थव्यवस्था की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। रिपोर्ट के आंकड़े देखने के बाद ना, मुझे कॉर्पोरेट इंडिया एक ऐसी गाड़ी की तरह लग रहा है जिसकी पूरी सर्विसिंग हो चुकी है, जिस पर बैंक का कोई लोन नहीं बचा है, जिसका इंजन एकदम साफ है। लेकिन क्या? लेकिन वो गैराज में खड़ी होकर बस सवारियों का यानी मांग का इंतजार कर रही है। क्या डेटा भी यही कहानी बता रहा है? 100%।
डेटा इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करता है। डीएसपी नेत्रा रिपोर्ट के अनुसार आज कॉर्पोरेट इंडिया का मीडियन डेट टू एसेट अनुपात पिछले कई दशकों के सबसे निचले स्तर पर है। मतलब कर्ज ना के बराबर है। हाँ, पिछले कुछ सालों में कंपनियों ने अपने पुराने कर्ज चुका दिए हैं, अपनी बैलेंस शीट को एकदम चमका लिया है। वे किसी भी झटके को सहने के लिए ना वित्तीय रूप से बेहद मजबूत स्थिति में है। लेकिन अगर कॉर्पोरेट इंडिया की बैलेंस शीट इतनी ही मजबूत है तो उनका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई उस स्तर पर क्यों नहीं है जो हमने 2003 से 2007 के सुपर साइकिल के दौरान देखा था? अच्छा सवाल है। उस वक्त तो मुनाफा आसमान छू रहा था, आज वो स्थिति क्यों नहीं है? इसे समझने के लिए ना हमें उस आरओई के गणित को थोड़ा समझना होगा। 2003 से 7 के सुपर साइकिल में कंपनियों के पास मुनाफा कमाने के 3 इंजन एक साथ काम कर रहे थे। अच्छा, 3 इंजन कौन से थे? पहला इंजन था मार्जिन, यानी हर बिकने वाले उत्पाद पर ज्यादा मुनाफा। दूसरा था एसेट टर्नओवर, यानी उनके पास जो भी फैक्ट्रियां थी वे अपनी 100% क्षमता पर काम कर रही थी। और तीसरा इंजन था फाइनेंशियल लेवरेज, यानी भारी मांग को देखकर कंपनियां बैंक से नया कर्ज ले रही थी और धड़ाधड़ नई फैक्ट्रियां लगा रही थी। समझ गई। और अगर आज के चक्र की बात करें तो इनमें से कितने इंजन काम कर रहे हैं? मौजूदा चक्र में केवल 1.5 इंजन ही काम कर रहा है। 1.5 इंजन? ये कैसे संभव है? देखिए, पिछले कुछ सालों में कंपनियों ने अपनी लागत कम की है और तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी कार्यकुशलता बढ़ाई है। इससे उनके मार्जिन तो सुधर गए हैं। ये हुआ हमारा पहला इंजन। ठीक है। और बाकी के 2 इंजन अभी रुके हुए हैं। एसेट टर्नओवर इसलिए कम है क्योंकि बाजार में सुस्त मांग के कारण, जिसकी हमने अभी बात की, मौजूदा फैक्ट्रियां ही अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर रही हैं। हाँ, जब सामान ही कम बिक रहा है। बिल्कुल। और लेवरेज यानी कर्ज इसलिए गायब है क्योंकि जब पुरानी फैक्ट्री ही आधी खाली पड़ी है तो कोई भी कंपनी नया कर्ज लेकर नई फैक्ट्री क्यों लगाएगी? ये तो बहुत ही तार्किक बात है। जब गैरेज से बाहर जाने के लिए सवारियां ही नहीं होंगी तो साफ इंजन वाली गाड़ी में नया पेट्रोल डालने या नई गाड़ी खरीदने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एकदम सही। कंपनियों ने बिना नया कर्ज लिए सिर्फ अपनी मौजूदा संपत्तियों का ही इस्तेमाल किया है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि कॉर्पोरेट इंडिया अगले बड़े विस्तार के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। जिस दिन भी आम जनता की खपत में वो मजबूत उछाल आएगा ना, उसी दिन ये कंपनियां फिर से कर्ज लेने और अपना पूंजीगत व्यय या कैपेक्स बढ़ाने के लिए तैयार खड़ी हैं। बस उन्हें एक ठोस मांग का इंतजार है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा में कड़ियां कैसे एक दूसरे से जुड़ रही हैं, ये देखना सच में अद्भुत है। हमने निवेश के अनुशासित तरीके यानी एसआईपी से शुरुआत की, फिर समझा कि बाजार के झाग से बचकर लार्ज कैप्स में सुरक्षा कैसे खोजी जाए। उसके बाद अर्थव्यवस्था के असली ईंधन यानी खपत की चुनौतियों को देखा और अंत में कॉर्पोरेट इंडिया की मजबूत लेकिन रुकी हुई स्थिति को समझा। एक पूरा चक्र समझ लिया हमने। बिल्कुल। अब इस गहन विश्लेषण को समेटने का वक्त आ गया है। रिपोर्ट के अंत में इंसान की एक बहुत ही आम मनोवैज्ञानिक गलती का जिक्र किया गया है, जिसे लीनियर एक्सट्रापोलेशन की गलती कहा गया है। ये गलती असल में है क्या? देखिए, निवेश की दुनिया में की जाने वाली सबसे आम और मैं कहूंगा सबसे खतरनाक गलतियों में से एक है। अच्छा। हाँ, लीनियर एक्सट्रापोलेशन का मतलब है ये मान लेना कि आज जो रुझान या ट्रेंड चल रहा है वो भविष्य में भी एक सीधी रेखा में अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब जो आज सच है वो हमेशा सच रहेगा। जी। रिपोर्ट में इसका जो उदाहरण दिया गया है ना वो बहुत ही शानदार है। अगर एक छोटी छिपकली जन्म के बाद शुरुआत के 8 हफ्तों तक बहुत तेजी से बढ़ती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उसी वृद्धि दर को एक कागज पर आगे बढ़ाते जाएं और ये मान लें कि 20वें हफ्ते में वो छिपकली एक विशाल डायनासोर बन जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है। मतलब हर वृद्धि की एक सीमा होती है। बिल्कुल। प्रकृति में और अर्थशास्त्र में हर चीज की एक प्राकृतिक सीमा होती है। हर चीज का एक चक्र होता है। हाँ, कुछ भी हमेशा एक दिशा में नहीं जाता। सही कहा। चाहे वो एसआईपी के पिछले 2 सालों के सपाट रिटर्न हो, जिन्हें देखकर लोग ये एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं कि अब तो रिटर्न कभी बनेंगे ही नहीं, या फिर स्मॉल और मिड कैप्स का चढ़ता हुआ वैल्यूएशन हो, जिसे देखकर लोग ये मान रहे हैं कि ये हमेशा आसमान की तरफ ही जाते रहेंगे। दोनों ही मामलों में हम एक सीधी रेखा खींचने की गलती कर रहे हैं, क्योंकि बाजार हमेशा अपने औसत की तरफ लौटता है। जी, जिसे मीन रिवर्जन कहते हैं। इस पूरी चर्चा से एक बात साफ है कि किसी भी एक दिशा में अंधे होकर भागना और आज की स्थिति को कल का परम सत्य मान लेना समझदारी नहीं है। एकदम सही। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहती हूँ जो आज के इन सारे डेटा पॉइंट से ही पैदा हुआ है
और मुझे लगता है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, बताइए। देखिए, आज हमने डेटा के जरिए ये समझा कि कॉर्पोरेट इंडिया की बैलेंस शीट बहुत मजबूत है और लार्ज कैप्स में निवेश करने की मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी अच्छी है। लेकिन हमने ये भी देखा कि भारत में खपत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी पर्सनल लोन्स के सहारे टिका हुआ है, क्योंकि लोगों की वास्तविक आय उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही है। हाँ, जो क्रेडिट की बात हमने की। तो अगर कोई सोचे कि अगर किसी वजह से ये असुरक्षित कर्ज या अनसिक्योर्ड क्रेडिट मिलने का पहिया अचानक रुक जाए, बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है ये। और तब तक लोगों की वास्तविक आय में भी वृद्धि न हो, तो क्या होगा? अगर उपभोक्ता के पास अपनी जीवन शैली बनाए रखने के लिए उधार लेने का रास्ता भी बंद हो जाए, तो इस पूरे सुधरे हुए कॉर्पोरेट चक्र और शेयर बाजार के इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या होगा? ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देगा। क्या ये बढ़ता हुआ उपभोक्ता कर्ज एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जिस पर इस तेजी से भागते शेयर बाजार में बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। डेटा को देखते रहें, साइकिल को समझें और सिर्फ रुझानों के पीछे भागने से बचें। सुनने वालों के लिए इस रिपोर्ट में सोचने के लिए बहुत कुछ है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।